नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख बता देता हूं, जन्म का समय बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए। जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए, इसके पश्चात ही हम इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1985 और जन्म का समय है सुबह में 5:15 लातूर, महाराष्ट्र। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। इन्होंने रविवार के दिन जन्म लिया है। जब इन्होंने जन्म लिया तब अधिक मास था, श्रावण मास, और कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि का इनका जन्म है। रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में इन्होंने जन्म लिया है। मनुष्यगण वृषभ राशि, ये भूमि तत्व की राशि है और शुक्र इस राशि के राशिश होते हैं। अब जरा आइए जन्म कुंडली की ओर। यह जन्म कुंडली कर्क लग्न की है और राशि इनकी क्या है? तो राशि इनकी जो है वो वृषभ है। कर्क लग्न, वृषभ राशि, लग्नपति का जाकर के लाभ में बैठना, लाभपति का जाकर के व्यय में, और व्ययपति का संबंध पुनः लग्न से। अब इस कुंडली को जरा एक बार आप फिर से देखिए। केंद्र में ही लगभग सभी ग्रह हैं। 2 ग्रह बाहर हैं, जिसमें एक चंद्रमा और एक शुक्र आपको दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्र का जन्म कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठना इसे अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। हालांकि यहां देखा जाए तो चंद्रमा और इधर मंगल सूर्य ने मिलकर के इस शुक्र को पापकर्तर योग में डाल रखा है। चंद्रमा कृष्ण पक्ष के 10वीं के हैं, फलस्वरूप ये पापग्रह बन गए हैं। प्रिय दर्शकों, यहीं पर एक और पॉइंट आपको नोट कराना चाहता हूं, आप नोट करिए। मैंने कुछ दिन पूर्व एक सूत्र में बताया था कि जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च के भी क्यों न हो, यदि वो सूर्य के करीब होते हैं तो वो अपना प्रभाव देने में सामर्थ्यवान नहीं हो पाते। अब चंद्रमा के बारे में तो आप सभी जानते हैं, ये विज्ञान है कि वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो जैसे जैसे वो सूर्य के सम्मुख आते हैं तो उनका प्रकाश बढ़ जाता है, और जैसे जैसे वो सूर्य के करीब पहुंचते हैं उनके प्रकाश में कमी आ जाती है। तो लग्नेश उच्च राशि में बैठे हैं, परंतु इनकी माता जी ने, जो कि इनकी कुंडली को जिन्होंने दिया, उनका कहना है कि ये कुछ ऐसे आलसी हैं कि अपने कपड़े, टॉवेल जो जहां नहाया वहीं छोड़ दिया, गंदा करके रहने दिया। मतलब ऐसा नहीं है ये काम नहीं करते, लेकिन बहुत भागम भाग वाला नहीं, स्थिर से बैठ करके करने वाला काम ये करते हैं। पढ़ाई इन्होंने अच्छी खासी कर रखी है, लेकिन ये इनका एक, आप इसे नशा कहिए या जो भी, ये पूरी तरह से केवल और केवल कमोडिटी, शेयर मार्केट इत्यादि में ही लगे हुए हैं। उसी में इन्होंने पैसे भी कमाए, उसी में खूब गंवाए, करोड़ों गंवाए, तब भी उस क्षेत्र से इनका मोह भंग नहीं हो रहा है। अब इस कुंडली को जरा देखिए। ये कर्क लग्न की कुंडली। कैसे होते हैं कर्क लग्न वाले? बेहद भावुक, भावना प्रधान। मैंने कहा अपने कार्यक्रमों में कि आलसी होते हैं, परंतु अपने कार्य के लिए औरों का काम ये वक्त पर कर देते हैं। दिमाग तेज होता है, क्योंकि यही वो राशि है जहां देव गुरु आकर के उच्च के होते हैं। प्रेम जिससे करते हैं, जी जान से करते हैं, वे वैसे ही होते हैं जैसे एक केकड़े का स्वभाव कि जिस चीज को पकड़ ले उसका हाथ टूट जाए पर छोड़ता नहीं है। वैसे ही है जिसका हाथ ये पकड़ लेते हैं, एक बार छोड़ते नहीं हैं, उस पर पूरा भरोसा जताते हैं। सो भावुक होते हैं और भावना प्रधान होने के चलते ही जीवन में सदैव अन्यों के द्वारा, दूसरों के द्वारा लूट लिए जाते हैं। सदैव सभी इनका फायदा उठाते हैं। कर्क लग्न के जातकों की अगर हम बात करें तो ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि, आध्यात्मिक शास्त्र, ज्योतिष में भी अध्यात्म का कहना है कि ये वो लग्न है जहां प्रायः उन महापुरुषों का जन्म। अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न है कि महापुरुष मैं किसे कह रहा हूं? जहां रामकृष्ण परमहंस जन्म ले रहे हों, भगवान राम जन्म ले रहे हों, तो वहां मैं आम सबको जोड़ दूंगा? नहीं, परंतु ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के ही अंश हैं। तो कुछ ना कुछ अगर सामान्य गुण भी, तो परमात्मा का सबसे बड़ा गुण क्या है? प्रेम। वो इस लग्न में बहुत ज्यादा विद्यमान है। तो इसका यह मतलब मान लिया जाए कि कर्क लग्न वाले ईर्ष्यालु नहीं होते, कर्क लग्न वाले क्रोधी नहीं होते,
इनकी माता जी का लिखना है कि ये किसी का दिल नहीं दुखाता है, अपना नुकसान भी करा ले परंतु किसी को कुछ बोलता नहीं है। ये मनुष्य गण के हैं। ये कमो बेस कर्क लग्न में पाया जाता है। अब ऐसा नहीं है जैसे इनके कुंडली में लग्न में ही मंगल बैठे हैं, वो नीच राशि में ही सिर्फ परंतु लग्न में बैठे हैं, तो नीच के मंगल का कुछ ही सही प्रभाव क्रोध इत्यादि तो ला ही देगा इनके स्वभाव में, लेकिन वो मात्रा बहुत कम। मैंने कई बार देखा, बताया, आप लोगों को सूत्र याद होगा कि स्त्रियों की कुंडली में भी यदि मंगल बहुत बली हो तो उनके अंदर पुरुषों वाले गुण बहुत ज्यादा आ जाते हैं और उनका हार्मोन जो है डिसबैलेंस हो जाता है, उनको पीरियड्स वगैरह में बहुत परेशानी हो जाती है। पुरुषों में मंगल बली हो तो उग्रता बढ़ा देता है। इनका मंगल जन्मांक और नवमांश दोनों में ही नीच का है। अब वर्गोत्तमी नीच होने के चलते कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वर्गोत्तमी नीच हो गया है इसलिए इसके दुष्प्रभाव में कमी आएगी, बल्कि अच्छा प्रभाव देगा। परंतु मैं जानता हूं कि मैंने अपने कार्यक्रमों में सदैव आपको यही बताया है कि नीच हुआ और वर्गोत्तमी भी हुआ तब भी उसके दुष्प्रभाव में वृद्धि ही होगी, कमी नहीं होगी। तो मंगल का यहां किस तरह का दुष्प्रभाव उत्पन्न हो, चूंकि लग्नेश पापग्रह जरूर बने हुए हैं, जाकर के लाभ भाव में उच्च राशि बैठे हैं, परंतु मंगल के लग्न में और नवमांश में सब जगह नीच होकर के बैठने से दुष्प्रभाव क्या मिल रहा है? जल्दबाजी, बिना विचारे कदम उठाना, करोड़ों का नुकसान जिसने किया, नुकसान ही किया, गंवाया तो कमाए भी थे लेकिन गंवाए, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। अब इस कुंडली में आगे के पॉइंटों पर चलिए। इस कुंडली में लग्न में आपको देव मंगल नीच राशि में और यहाँ सप्तम में आपको देव गुरु बृहस्पति दिखाई पड़ेंगे, जो कि नीच राशि में लेकिन वक्र अवस्था में बैठे हैं। देव गुरु बृहस्पति का कर्क लग्न की कुंडली में नीच राशि में वक्र का होकर के बैठना निसंदेह कुछ हद तक तो ठीक है, कुछ हद तक तो ठीक ही है। अब वो क्यों ठीक है मैं भी आपको आगे बताता हूं और समझाता हूं। राहु दशम में बैठे हुए हैं जो कि अच्छी स्थिति में माने जाएंगे। केतु और शनि ये चतुर्थ में बैठे हुए हैं और शनि फल दे रहे हैं पंचम का। प्रिय दर्शकों, इनकी अब कुछ बातों को बता दूं। उसमें जैसा मैंने कहा, इन्होंने शिक्षा काफी अच्छी ग्रहण की है, इन्होंने शिक्षा काफी अच्छी ग्रहण की है। क्यों? जब पंचम पति नीच का हुआ तो शिक्षा अच्छी ग्रहण कैसे? वो इसी के कारण, क्योंकि उसका कारक जो है वो उच्च के समान फल दे रहा है। और आपको बता दूं कि उस पर पंचम सप्तम दृष्टि चंद्रमा की पड़ रही है। अब चूंकि ये वर्गोत्तमी नीच है, फलस्वरूप जातक के पास दिमाग में कोई कमी नहीं आई, उसने पढ़ाई की लेकिन वो उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं उठा रहा है। शिक्षा इसने जिस क्षेत्र की ग्रहण की उससे कोई लाभ ही नहीं उठा रहा है। तो मिल तो गया लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। गुरु भी यहां उस मामले में कोई सपोर्ट नहीं, क्योंकि नीच का ग्रह वक्र अवस्था में उच्च के समान फल दिया। जहां हम ये लाइन कहते हैं कि समान, आप फलाने के समान हैं, यानी आप फलाने नहीं हैं, उनके समान कुछ गुणों से, क्योंकि सारे गुणों से आप युक्त कभी नहीं हो सकते हैं। समान, यहां समानता पर विचार किया जा रहा है। तो हां, ये उच्च के समान, क्योंकि जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र समानता है कि एक भी नीच का ग्रह पूरी जन्म कुंडली को अस्त व्यस्त कर सकता है। और विशेषकर गुरु जैसे ग्रह, मंगल कर्क लग्न की कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल है, मंगल जैसा ग्रह अगर नीच का हो जाए तो पूरी जन्म कुंडली को, पूरी जिंदगी को जातक के अस्त व्यस्त करके रख देगा। तो अगर किसी भी पॉइंट और किसी भी कारण से, जैसे चंद्रमा के उच्च होने के कारण हम ये कह दें अगर कि निसंदेह मंगल का नीचत्व भंग हुआ है, तब भी ये बात याद रखिए कि उससे संबंधित जो कमियां हैं वो कहीं ना कहीं पाई जाएंगी। मेरी इनकम कैसी रहेगी, ये पूछ रहे हैं। विदेश में इनकम होगी या अपने नेटिव प्लेस में, कहां रह करके अच्छी इनकम होगी? अब जरा देखिए, मेरे सभी दर्शक देखें इस कुंडली को। शनिदेव फल दे रहे हैं पंचम का, लेकिन बैठे कहां हैं? तो जन्म कुंडली के चतुर्थ में। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि जन्म कुंडली के चतुर्थ में शनि हो तो जातक के पास भूमि, भवन, वाहन बहुवचन में हो जाए, लेकिन इसका सुख उसे कभी नहीं मिलेगा। यानी घर तो होगा परंतु घर कभी नहीं होगा। अर्थात ऐसे जातक को अपने स्वदेश, अपने नेटिव प्लेस में तो होना ही नहीं चाहिए। स्वदेश पति का जाकर के विदेश में, विदेश पति का लग्न में और परमानेंट विदेश पति का उच्च में होकर के चतुर्थ में बैठना, जब तक आप अपने स्वदेश, विशेष करके जन्म स्थान के करीब रहेंगे, सफलता आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। कई बार हम अपने जीवन काल में, आप जन्म कुंडली का अध्ययन करें तो इस पॉइंट को देखें कि कई बार लोग यही गलती करते हैं कि उनकी कुंडली इस बात को साफ कहती है कि आपको कहीं और जाना है, आप जाइए, और आप उस गांव जाने का नाम ही नहीं लेते। फलस्वरूप आप अपने आप को रगड़ते रहते हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता है इस कुंडली की कि आपको जन्म स्थान छोड़ देना चाहिए हर हाल में। यह बेहद आवश्यक है। इनकम की बात करूं तो आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो धनेश और लाभेश की अगर हम बात करें तो शुक्र का जाकर के जन्म कुंडली के 12वें में होना, यह भी कहीं ना कहीं विदेश से जोड़ करके दिखाता है। लाभेश शुक्र बनकर के जाकर के जन्म कुंडली के
12वें भाव में बैठे, ये बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य से वो पीछे हैं, सूर्य से वो आगे होते तो और अच्छा होता, लेकिन चूंकि शुक्र जहां बैठते हैं उससे आगे के भाव को बलि कर देते हैं और वहीं भाव में सूर्य, बुध और मंगल बैठे, तो कहीं ना कहीं भाव को बल मिल रहा है। तो भाव को बल मिलने के कारण ही इनके अंदर इतनी ज्यादा भावुकता है, जबकि मंगल के प्रभाव में थोड़ी कमी आई है इस शुक्र के प्रभाव के कारण, जो कि आर्द्रा नक्षत्र में 16 अंश पर बैठ करके इस जातक के अंदर जो कर्क लग्न का विशेष प्रभाव है वो जागृत कर रहा है। और कर्क लग्न का प्रभाव वही भावुकता, भावना प्रधान। नहीं तो आमतौर पर मंगल के लग्न में होने के कारण, सूर्य के लग्न में होने के कारण बेहद जिद्दी, गुस्सैल इत्यादि स्वभाव के होने चाहिए थे। शनि का पंचम का फल देना, आप जानते हैं शनि के पंचम प्रभाव के बारे में मैं पिछले कई दिनों से लगातार आपको बताता रहा हूं, ये बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। आगे सुनिए, मेरा पहला बच्चा सुन नहीं सकता, क्या मेरा दूसरा बच्चा स्वस्थ होने का योग है? उसके लिए कुंडली में कौन सा समय और कौन सा अच्छा साल होगा, क्या करना चाहिए? उसके लिए जरा आइए, अभी मैंने किस पॉइंट पर चर्चा की थी कि मंगल वर्गोत्तमी, कुछ लोग कहते हैं कि नीच का है तो उसमें प्रभाव में, दुष्प्रभाव में कमी आ जाएगी। संतान क्यों हुआ? संतान ही नहीं होना चाहिए था, पुत्र हुआ है। इसके कारण ये नीच राशि में बैठकर के वक्र अवस्था में हो गए, फलस्वरूप उच्च के समान फल दे रहे हैं, जिसके चलते संतति प्राप्त तो हुई, परंतु इसका स्वामी पीड़ित पूरी तरह से। उस भाव पर पापग्रह की दृष्टि का पड़ना, शुभ ग्रह के रूप में अगर आप देखें तो संतान भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। चंद्रमा शुभ ग्रह नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष के 10वीं का जन्म है। तो पाप ग्रह की दृष्टि का पड़ना, संतान सुख गुरु के कारण तो मिला, लेकिन उस संतति को कष्ट, दुख, रोग। जाहिर सी बात है कि मैं हमेशा अपने कार्यक्रमों में एक बात कहा करता हूं, लोगों से भी पूछा करता हूं कि अगर आपके बच्चे को कष्ट है तो आपको पता होना चाहिए कि कष्ट उस बच्चे से ज्यादा आपको दिया गया है। ये प्रकृति के द्वारा दिया गया दंड आपको है, न कि उस बच्चे को। बच्चा तो भोग रहा है, वो उस कर्म बंधन को भोग रहा है जिसके चलते आपके यहां आया, और आपको उसको माध्यम बना करके दंड दिया जा रहा है। सबसे प्रिय होता है जीवन में हमारा बच्चा, और अगर उसको कष्ट हो तो हम, सीधी सी बात है, बहुत पीड़ित होते हैं। प्रकृति उसी माध्यम से दंड देती है, सबसे कठिन दंड देने का ये तरीका। जब वो सुधारना चाहती है तो यही तरीका चुनती है। तो बच्चे को कष्ट होगा तो सबको कष्ट होगा। अब जाहिर सी बात है, इस बच्चे के आने के बाद से लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। देखिए साहब, आपकी कुंडली में सबसे पहला काम आप तुरंत करिए, क्योंकि चतुर्थ में शनि केतु की युति, शनि पंचम का फल दे रहे हैं। यथाशीघ्र त्रिपिंडी श्राद्ध आपको करना चाहिए। और अगर आपके घर में आपके बड़े परिजन हैं, जैसे पिता इत्यादि हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि उनके भी कहीं ना कहीं दिक्कत ही यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि चंद्रमा पाप ग्रह का फल, पाप प्रभाव दे रहा है, और यहाँ शुक्र की स्थिति तो ठीक है, तो माँ इनकी सब कुछ पूछ रही है जो भी हो, लेकिन पिता की स्थिति देखें तो लगभग बाल अवस्था के, और उन पर शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि जरूर है, परंतु शनि का भी प्रभाव है। तो सबसे पहले तो अगर वो हैं तो ठीक, नहीं तो त्रिपिंडी श्राद्ध और पितरों की कृपा हेतु जो मैं समय समय पर उपाय बताया करता हूं वो तत्क्षण करिए। पितरों की कृपा अत्यंत आवश्यक है। किसी न किसी संत के, आप महाराष्ट्र में संतों की खूब समाधियां हैं, संत की समाधि पर जाइए गुरुवार के गुरुवार, और वहां हलवे का प्रसाद वहां बैठे लोगों में बांटिए। संत की शरणागति से, मंदिर जाकर के मंदिर के दर्शन, मंदिर की साफ सफाई से आपको संतान किसको चाहिए, वंश वृद्धि किसको चाहिए? केवल आपको नहीं, आपके पितरों को। आपके पितृ चाहते हैं कि आपके घर में एक ऐसी संतति हो ताकि उनका नाम हो। तो आप ये सारे सुकर्म करिए, निसंदेह आगे चल करके अगर इसका प्रभाव आप उठा सकें तो आपको जरूर संतति का सुख भी मिलेगा। दूसरी संतति का विचार यहां से होता है। इस भाव की स्थिति भी मैं कोई बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। इसके स्वामी दिखाई पड़ रहे हैं, शनि उच्च राशि में है, लेकिन केतु के साथ। अगर पंचम में बैठ करके वो इस भाव पर, इस पंचम का अगर वो फल भी दे रहे हैं तो वो भी कोई बहुत श्रेष्ठ संतति की सूचना वो कहीं से नहीं दे रहे हैं। पर अगर मैंने जो उपाय कहा, आप पहला काम तो ये करिए कि त्रिपिंडी श्राद्ध करिए। दूसरा, कभी भी, मैं अभी हाल फिलहाल अभी जबलपुर में था, बहुत से कम 4 या 5 ऐसे दंपत्ति आए जिनके बच्चों को कष्ट था। मैंने पहले ही पॉइंट पे कहा, पहले तो आप लोग अपनी कुंडली दिखाइए। इस बच्चे की कुंडली देखकर मैं क्या करूंगा? ये तो फूल और पत्ता है, मुझे जड़ की जानकारी चाहिए। जड़ में कहीं कोई परेशानी आई है तभी फूल और पत्ते कष्ट में है। फल खराब तभी हो रहा है जब जड़ में कोई परेशानी आई है। तो हम फल देख करके कभी भी नहीं जान पाएंगे कि आखिर इसमें परेशानी क्यों आ रही, क्यों फल उस तरह से विकसित नहीं हो रहा है। जरूर जड़ में कोई समस्या लगी है। तो पहले वृक्ष की स्थिति को देखना होगा। तो आप पति पत्नी दोनों की कुंडली को मिलाकर देखिए, कहीं नाड़ी दोष इत्यादि, या दोनों की कुंडली में संतान भाव पर राहु या शनि, संतान कोई प्रतिबंधक योग तो नहीं लगा हुआ है जिसके चलते संतति कष्ट को जा रही है।
आपकी कुंडली के हिसाब से देखें गोचर में, तो गोचर में इस समय देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और आपकी राशि से अगर देखें, चंद्र राशि आपकी जो है वो वृषभ है और इससे मीन को अगर आप देखें तो ये है मीन राशि, तो गिनेंगे तो ये तीसरे 11वें का संबंध बनता है, यानी 11वें भाव में इस समय देव गुरु बृहस्पति गोचर करें, जिनकी सीधी दृष्टि संतान भाव पर पड़ने के कारण इसी समय गोचर में आपकी कुंडली में संतान के प्रबल योग उत्पन्न है। सो संतान के बारे में अगर आपको सोचना है तो आप अभी के अभी सोच सकते हैं, वो समय तो चल रहा है, लेकिन ये सारे उपाय करिए। पहले त्रिपिंडी श्राद्ध करिए और पितरों के निमित्त जो मैंने अभी कहा कि सिद्ध संतों के समाधि पर जाइए, मंदिर की साफ सफाई करिए, किसी भी मंदिर में नित्य जाकर के दर्शन करिए, संतों का ब्राह्मणों का आशीर्वाद लीजिए, गो का आशीर्वाद लीजिए। पूरा रघुवंश महाकाव्य गो सेवा पर इसीलिए बनाया गया कि गो सेवा से भी संतति सुख प्राप्त होता है। तो आप ये करिए, भगवान की कृपा से जरूर लाभ होगा। भविष्य में स्वास्थ्य कैसा रहेगा और स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए क्या करना चाहिए? दिनचर्या को ठीक रखना चाहिए। याद रखिए कि आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत है वात पित्त कफ, इन तीनों से सभी पीड़ित हैं और इसी को हम ठीक कर लें, त्रिदोष को ठीक कर लें, हमें कोई कष्ट नहीं है। आपकी दिनचर्या बस ठीक हो, बहुत आलस्य वाली दिनचर्या, खान पान नियंत्रित न होना, समय पर न होना, ये आपको रोगी बनाएगा। गुरु जन्म कुंडली के षष्ठ भाव के स्वामी हो या गुरु का संबंध षष्ठ से हो, तो मैंने हमेशा से कहा है कि षष्ठ या अष्टम से हो तो ऐसे जातक को सन्यासी बन जाना चाहिए। और मैंने क्या कहा कि सन्यासी गेरुआ पहन करके नहीं, उबला हुआ ऐसा भोजन जिसमें बहुत ज्यादा मसालादार मिर्च मसाला न हो, ऐसा चटपटा वाला भोजन नहीं, सादा भोजन। आपको कोई रोग नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं, कोई व्याधि नहीं। शनि जन्म कुंडली के चतुर्थ में बैठ करके पंचम का फल दे रहे हैं। पंचम में पेट से संबंधित अगर वो परेशानी देते भी हैं तो उससे बचाव हो सकेगा। उससे संबंधित अगर कोई कष्ट दिक्कत हो तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो बस खान पान पर नियंत्रण, सारा दुख दूर। गुरु की महादशा खत्म होने पर शनि की दशा आएगी, तो शायद लगता है कि शनि की महादशा में कुछ बदलाव आएगा। और कैसा रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि गुरु भी आपके लिए बहुत खराब नहीं कहे जाएंगे। ये गुरु बहुत हद तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। पहले तो वृषभ राशि को ढैया चल रही थी, अभी ढैया इत्यादि नहीं है, अब तो मिथुन को है। और मैं आपको बता दूं कि कोई बहुत बुरा वक्त भी वैसा नहीं है। गुरु की दशा में शुक्र का अंतर आप देख रहे हैं इस कुंडली की परेशानियों के कारण। हालांकि कुंडली खराब भी नहीं है, लेकिन कुछ एक पॉइंट संतान इत्यादि को लेकर के और एक ही क्षेत्र में आपका घर में बैठे रह जाना, अपने जन्मस्थान से न हटना, ये सब कष्ट का विषय बना हुआ है। बाकी शनि की दशा को आए तो मैं समझता हूं अगर आप दूर चले जाएं जन्मस्थान से, इनका एक भाई विदेश में रहता है, आप चले जाएं, विशेषकर छोटा भाई इनका, तो चले जाएं तो निसंदेह शनि की दशा से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा? और मैंने अभी भी बताया, विदेश चले जाइए, दूर हट जाइए यहाँ से, बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या छोटे भाई के साथ मेरा संबंध अच्छा रहेगा? छोटे भाई के घर का मालिक आपकी कुंडली के लग्न में डिग्री वाइज देखा जाए तो बाल अवस्था में, और छोटे भाई का कारक पीड़ित अवस्था में। देखिएगा, एक बात याद रखिए, ये वर्गोत्तम ही नीच है। गुरु की दृष्टि दृष्ट दोनों के ग्रह नीच दृष्टि डाल रहे हैं। ये भी कई लोगों ने कहा, मैंने सुना कि नीच के ग्रह, दोनों नीच के ग्रह सामने सामने से दृष्टि बनाए तो दोनों उच्च के समान फल देने लगते हैं। मैंने इसका एक तर्क बहुत पहले वीडियो में दिया था कि जस्ट वैसे ही हुआ कि दो चोर एक दूसरे के सामने घर बना करके रहने लगे तो साधु हो जाएंगे। ये गलत तर्क है। नीच के दो ग्रह जैसे दो उच्च के ग्रह अगर दृष्टि संबंध बनाए तो निसंदेह वो बेहद श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाएंगे। तो वैसे ही दो नीच के ग्रह जब दृष्टि संबंध बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं परेशानियों का कारण जीवन काल में बनेंगे। अभी अभी इनके जीवन काल में जो कर्ज की स्थिति आई थी उसमें बहुत बड़ा योगदान इनके छोटे भाई का रहा था। तो आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो वो भी बुरा मान जाएगा। तो आप ऐसे कोई काम ही ना करें जिससे, आप याद रखिएगा, रिश्ता कभी नहीं टूट सकता अगर रिश्ते में अपेक्षा न की जाए। अपेक्षा करने से ही रिश्ता टूटता है। किसी भी रिश्ते में कोई रत्ती मात्र दरार नहीं आएगी अगर रिश्ते में अपेक्षा हो तो, अपेक्षा न हो तो। अपेक्षा ही रिश्तों को तोड़ देती है। तो आज था, दे दिया, कल को कभी ना कभी तो वो बुरा मान जाएगा। तो अगर आप बचाए रखना चाहते हैं तो भविष्य में ऐसी गलती करें ही नहीं जिससे रिश्ता टूटे। देखिए, इस कुंडली में देव गुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में आकर के श्रवण नक्षत्र में बैठ करके बहुत हद तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दशम का राहु भी। अब मैं इस कुंडली की अच्छाइयों को दिखाऊं आपको, तो शुक्र का 12वें में होना अच्छाई है, राहु का दशम में होना अच्छाई है। हालांकि ये राहु नीच के मंगल की राशि में बैठे हैं, पर फिर भी मैं कहता हूं कि दशमस्थ हैं। हालांकि राहु और केतु के प्रभाव को कभी भी जन्म कुंडली में शुभ और अशुभ ऐसे नहीं देखना होता है। पहले तो भाव देखना चाहिए, किस नक्षत्र में बैठे हैं। तो भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, तो शुक्र जाकर के 12वें में बली होकर के बैठे हैं और शुक्र राहु ने यहां परिवर्तन किया हुआ है नक्षत्र का। तो मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है राहु आपका। तो सब कुछ ठीक है। और लग्नेश जो कि जाकर के आपकी कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं, लाभ की ओर ही आपके व्यक्तित्व को हमेशा खींचेंगे। कहां से धन अर्जित हो, लेकिन कहां से धन अर्जित हो, और वहां पर यह लग्न मेहनत वाला नहीं है, तो फिर आप वही शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गए हैं। शॉर्टकट से बाहर आइए,
मेहनत को चुनिए, मेहनत की तरफ बढ़िए। एक बार अपने व्यक्तित्व को आपने जागृत किया तो ये नीच के ग्रह निसंदेह आपको आध्यात्म की ओर नहीं जाने देंगे, लेकिन ये नीच के ग्रह भी कहीं ना कहीं आपको इतना भौतिक सुख तो दे ही देंगे जितने की एक आम व्यक्ति कल्पना करता है। संतति सुख चाहिए तो गर्भाधान का समय इसी वर्ष चल रहा है आपके लिए, लेकिन सबसे पहला काम आप पति पत्नी की कुंडली को मिलाकर के देखिए कहीं नाड़ी दोष या संतान प्रतिबंधक योग तो नहीं है। एक दूसरा जो मैंने उपाय बताया है वो उपाय तत्क्षण करिए, बेहद आवश्यक है। जिन लोगों के घर में संतति में कष्ट है वो सबसे पहले बच्चे की कुंडली को भूल जाएं, उसकी कुंडली का कोई मतलब नहीं है। वो दंड केवल और केवल आपको दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, इस क्यों को जड़ में जाकर के तलाशना होगा। क्यों, उस क्यों को उस कुंडली में जाकर के कुछ नहीं मिलेगा। वो आधी अधूरी आईना है, जानकारी दे देगा कि इसको इसलिए कष्ट है, वो इसलिए कष्ट है, उसका निदान संभव नहीं है। संभव है माता पिता की कुंडली को देखना और उसको समझना, उसको ठीक करिए, उसमें जो परेशानी है उसको दूर करिए तो रास्ता मिलेगा। बाकी जो उपाय मैंने आपको बताया वो करिए। इस कुंडली के हिसाब से हनुमान जी को इष्ट देवता बनाकर के उनकी खूब आराधना करिए। साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए और जितना हो सके, याद रखिए जितना हो सके, सिद्ध संत महात्माओं की संगति में जाइए, उनका दर्शन, उनका पूजन, उनका चरण वंदन। केवल एक संतान के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी पूरी जिंदगी के लिए कह रहा हूं। आप दुनिया के किसी, पहले तो भारत में आप मत रहिए, और भारत में भी रहते हैं तो स्वदेश को, जन्म स्थान को छोड़कर दूर जाइए। जहां भी रहिए संतों की सन्निधि में रहिए, संतों का चरण पकड़े रहिए। इस कुंडली में संतों के चरण की बेहद आवश्यकता है। कारण है आपका लग्न, आपका लग्न इसका विशेष कारण है, तो वो आप कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक और बात, देवगुरु बृहस्पति सप्तम में नीच राशि में बैठे हैं और शनिदेव को देखें तो वो चतुर्थ में बैठकर पंचम का फल दे रहे हैं। देवगुरु केंद्रगत हैं, सो पूर्व जन्म में भी कहीं ना कहीं आप भगवान और साधु संतों की सेवा में रहे हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कमी रही है। उग्रतापूर्ण व्यवहार या लोगों का निरादर करना, जिसके चलते अभी आपको कष्ट मिल रहा है। इस जन्म में आप कम से कम लोगों का निरादर नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी अच्छाई है और इसके चलते आप परेशानियों से बचेंगे। बस भगवान की शरण में रहिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा और साथ ही साथ हो सके तो मंगलवार का व्रत करिए, ये आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। पूर्णिमा का भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन अब एक ही व्रत ज़्यादा अच्छा रहेगा, मंगलवार का व्रत करिए, इसी से काम चल जाएगा। केसर अवश्य लगाया करिए, केसर का तिलक अपने माथे पर, विशेष करके गुरुवार के गुरुवार, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये सभी उपाय जो मैंने आपको बताए हैं वो करिए। प्रिय दर्शकों, इनके इतने ही प्रश्न थे। आप इनकी जन्म कुंडली को देख करके क्या कहना चाहते हैं, आपके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है इस कुंडली के संदर्भ में, जो भी आपके मन में है कमेंट में लिखिए। इनके हित के लिए जो भी आप कहना चाहते हैं कहिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।